आज तो गुजरात में खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि पालमपुर मार्केट यार्ड में भीषण आग की खबर आ रही है। मार्केट यार्ड के करीब 10 दुकानें जलकर स्वाहा हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी और पालमपुर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक राहत भरी खबर है, लेकिन भारी नुकसान यहां पर हो चुका है। लोकसभा चुनावों में बड़ा कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में संपन्न हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात के मुख्यमंत्री, सभी सांसद और विधायक शामिल हुए हैं। अधिवेशन के समापन संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बीजेपी की जीत का रोड मैप बताया है, बल्कि सियासी ताव भी दिखाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें मैराथन मंथन का दौर चला। प्रधानमंत्री बने हैं वो समय पर। राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और समापन पीएम मोदी के संबोधन से हुआ। भारत माता की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जीत का रोड मैप भी बता दिया। सही साथी हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार था। पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। तीसरी बार फिर से एनडीए सरकार का रोड मैप बताने के लिए भी और विपक्ष पर चुन चुनकर हमला करने के लिए भी। दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का लक्ष्य रखा है और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया। ये तभी मुमकिन होगा जब विपक्षी दलों की सीटें कम होंगी। यही वजह है कि पीएम मोदी अपनी हर रैली, हर संबोधन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। बड़े मियां तो बड़े मियां। पीएम मोदी से पहले अमित शाह ने भी राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम विपक्षी दलों को परिवारवाद के मोर्चे पर घेरा। आम आदमी पार्टी, अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। मित्रों, अधिवेशन के अंतिम दिन बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। यानी अब जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के बाद जून महीने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज चल रही है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है।
लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्षी दलों ने अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं और इंतजार लोकसभा चुनाव का है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस अब देश भर में अपने बैंक खातों के फ्रीज होने के बाद मुसीबत में आ चुकी है। आईटी विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए कांग्रेस के मुख्य 4 खातों समेत 9 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। हालांकि आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद कांग्रेस को अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई तक बैंक अकाउंट संचालित करने की राहत दे दी गई है। इस मुद्दे पर गुजरात समेत पूरे देश में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इसे तानाशाही करार दिया गया है। इस पूरे मामले पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने हमारे संवाददाता अतुल तिवारी के साथ बातचीत की है। सुनिए। शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। शक्ति सिंह जी, आज विरोध प्रदर्शन अहमदाबाद में आपकी अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस के खातों को अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, क्या कहेंगे आप? नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए, लोकतंत्र में कतई जो जायज नहीं है ऐसा भय मुक्त भ्रष्टाचार भाजपा ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड, वो भ्रष्ट बॉन्ड, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ वाला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो फिर शासक पार्टी फायदा दे के अपना पैसा लूट लेगी, तो न्यायिक व्यवस्था कहां से रहेगी? जो लोकतंत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए वो कहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? वो निर्णय के तुरंत बाद जो कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन जनता की आवाज है, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, छोटे व्यापारी की समस्या के लिए आवाज उठाती है, उस कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज करना लोकतंत्र के खिलाफ है। वो धन के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम जन के सहारे लड़ेंगे और ये जन का आशीर्वाद है। आज हमारा इसी बात को लेकर विरोध है। लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले दिनों में घोषित हो जाएंगी डेट्स, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं फिलहाल और कैसे असर पड़ेगा अगर ये खाते फ्रीज रहते हैं तो? देखिए, धन के सहारे नहीं, जन के सहारे हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे अकाउंट इलीगली फ्रीज किए हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पर जनता भी देख रही है, हम जनता की आवाज है। विरोधी दल लोकतंत्र में जन की आवाज होते हैं, उनका गला घोंटना माने लोकतंत्र का गला घोंटना है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पे तालाबंदी नहीं है, ये लोकतंत्र पे तालाबंदी है और इसका विरोध हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार गुजरात के शिक्षा मॉडल के नए प्रयोग की दुनिया तारीफ कर रही है। गांधीनगर में 13 देशों के शिक्षा मंत्री और विश्व बैंक की एक टीम ने सोमवार को विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया और इसके कामकाज को भी समझा। 13 देशों के शिक्षा मंत्री और विश्व बैंक की एक टीम ने सोमवार को गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार गुजरात के शिक्षा मॉडल के नए प्रयोग की भी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने काफी तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक की टीम की ये यात्रा भारत शिखर सम्मेलन के शिक्षा ज्ञान विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा है। इस टीम में माली, गिनी, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो, टोगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बेनिन, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, कैमरून, मंगोलिया और घाना के शिक्षा मंत्री शामिल हैं। साथ में वर्ल्ड बैंक के वैश्विक निदेशक शिक्षा लुई बेनबिस्टे और 65 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी विद्या समीक्षा केंद्र को देखने और समझने आया है। गुजरात के शिक्षा विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें पूरी जानकारी मुहैया कराई। वर्ल्ड बैंक ने ये सब चकाशा देखा तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विकसित राष्ट्र देशों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल गुजरात में विद्या समीक्षा केंद्र में सब देखने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इनवाइट किया। पूरा देश में और विश्व में जो शिक्षा क्षेत्र के लिए गुजरात जो परिवर्तन ला रहा है वो सभी दूसरे देश भी देखेंगे और वर्ल्ड बैंक जो गुजरात में मॉडल किया है ये सभी अदर कंट्री में भी ऐसा मॉडल बने हुई सोच रहे हैं वर्ल्ड बैंक। विद्या समीक्षा केंद्र स्कूली शिक्षा के सभी 500 करोड़ डेटा सेट का संग्रह है। इसके जरिए छात्रों के अनुरूप सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। राज्य के छात्रों को सीखने के परिणाम के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। गुजरात देश का पहला राज्य है जो सीखने के परिणाम के आधार पर छात्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है।
आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त के महीने के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया था। अब वर्ल्ड बैंक की टीम और साथ में 13 देशों के शिक्षा मंत्रियों का गुजरात आना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्या समीक्षा केंद्र की पहल का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। लोगों ने इस अनुभव प्रयोग से समझा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। मुर्दे भी राशन फेयर शॉप से राशन लेकर जाते हैं, वो भी एक दो बार नहीं, पिछले 8 साल से लगातार। गुजरात के गोधरा में एक राशन फेयर शॉप में हुए घोटाले की जांच में यही खुलासा हुआ है। जी हां, जांच में पता ये चला है कि जो लोग वर्षों पहले जान गंवा चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, वो भी हर महीने राशन ले रहे हैं। इसे 2 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गोधरा के तीरगरवास की इस फेयर प्राइस शॉप को ताला लगाना पड़ा क्योंकि आपूर्ति विभाग को यहाँ पता चला कि यहाँ भूत लीला हो रही है। भूत लीला, जी हाँ, भूत लीला, क्योंकि इस दुकान से 2016 से कई मुर्दे करोड़ों का अनाज ले जा रहे थे। लेकिन भूत लीला सुनकर आप घबराइए नहीं, ये भूत लीला बिल्कुल मानव निर्मित थी। जी हाँ, गोधरा के आपूर्ति विभाग की जाँच में पता चला कि गोधरा के तीरगरवास स्थित नवयुग उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की फेयर शॉप से पिछले 8 साल से उन लोगों को अनाज बांटा जा रहा था जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों से विभाग को यह शिकायत मिली थी और जब उसने जांच कराई तो उसके होश उड़ गए। पता चला कि जो लोग खुदा को प्यारे हो चुके हैं वो भी अंगूठा लगाकर अनाज ले जा रहे हैं। जबकि बारीकी से जांच की गई तो असली खेल का पता चला। मृतकों के थंब इम्प्रेशन को कंप्यूटर में सेव करके रखा गया था और जब जरूरत होती थी तो उसे सरकारी दस्तावेजों पर चिपका दिया जाता था। अनुमान है कि इस तरह हेरा फेरी कर करोड़ों का घोटाला किया गया। अभी हमने 208 राशन कार्ड चेक किया है, उनमें से 35 से ज़्यादा ये कबूल किया है कि हमने राशन लिया ही नहीं है, हमने कभी लेने गए नहीं, क्योंकि वो कोई जॉब करते हैं, कोई यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा जो टेक्नोलॉजी का जो गलत यूज करके उन लोगों ने ये फ़ायदा उठाया। वो सब जो क्रिमिनल गुना था तो हमने ये कंप्लेंट भी दर्ज किया है और उन मामलों ने फौजदारी कंप्लेंट दर्ज किया है। विभाग की जांच में इंदुबेन अरविंद भाई वाल्मीकि, सोलंकी केशन भाई शंकर भाई और मालिक सकेरा बीबी नजरू मियां समेत 4 ऐसे लोग पाए गए जिनकी काफी साल पहले ही मौत हो चुकी थी। साथ ही तकरीबन 30 ऐसे राशन कार्ड धारक मिले जो कभी राशन लेने गए ही नहीं, फिर भी उनके थंब इम्प्रेशन के जरिए हर महीने इस फेयर शॉप से अनाज वितरित हो रहा था। फिलहाल गोधरा डिवीजन पुलिस स्टेशन में एसोसिएशन के मैनेजर समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने साइबर क्राइम के तहत भी केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इन चारों ने जो आदमी लोग मर गया है उसी का फिंगरप्रिंट का यूज़ करके और दूसरा लोग का फिंगरप्रिंट का यूज़ करके सॉफ्टवेयर से ऐसे डुप्लीकेट सब मटेरियल बना के और ही लोगों का जो रेशन है वो अपने उन लोगों ने ले लिया। उसका जो स्टॉक है उसकी कॉस्टिंग 42,898 है। उसके बारे में बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन गोधरा इसके जो कंसर्न मामलतदार हैं जिनका अंडर में सुपरविजन रहता है, इन्होंने एक FIR दर्ज करवाया है। सरकार की तरफ से समाज के गरीब और जरूरतमंद तबके को सब्सिडाइज रेट पर अनाज दिया जाता है, लेकिन हेराफेरी करने वाले इन गरीबों का हिस्सा भी डकार जाते हैं। भ्रष्टाचार की ये वेल बहुत गहरे से जड़ जमाई हुई है। अगर कायदे से जांच हो तो कई बड़ी मछलियां भी इस खेल में शामिल हो सकती हैं। गोधरा पंचमहल से जयेंद्र भोई के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के पिछड़े इलाकों में शुमार बनासकांठा के एक छोटे से गांव की एक महिला किसी मिसाल से कम नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऊंची शिक्षा के बावजूद इन्होंने शादी के बाद गांव में रहना न सिर्फ कबूल किया बल्कि खेतीबाड़ी का काम भी संभाल लिया। और जब मन में कुछ और खास करने का ख्याल आया तो बन गई ड्रोन दीदी। आशाबेन चौधरी को गांव के सब लोग अब ड्रोन दीदी के नाम से बुलाते हैं।
ड्रोन दीदी क्योंकि जिस कुशलता से वो ड्रोन आसमान में उड़ाती है, खेती में ड्रोन का क्रांतिकारी इस्तेमाल करती है और लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी देती है, तो अब आशावेन पूरे इलाके में ड्रोन दीदी के नाम से ही मशहूर है। दरअसल बनासकांठा के डीसा तहसील के तालेपुर गांव की एक घरेलू महिला के ड्रोन दीदी बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। कोई आशावेन चौधरी से पहली बार मिले तो उसकी पारंपरिक वेशभूषा और बोली से उसकी काबिलियत और हुनर का पता भी नहीं चले। लेकिन आशावेन चौधरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा रही है। शादी कर जब तालेपुर गांव आई तो वो भी दूसरी महिलाओं की तरह घरेलू कामकाज में लग गई। एक दिन मन में आया कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, तो आशावेन ने अपने मन की बात अपने पति को बताई। पति ने भी हौसला अफजाई की। मैंने सोचा कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो मैं अब क्या करूंगी घर रह के। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि मुझे कुछ करना है। तो पहले से मेरे दिमाग में वो नेचुरल फार्मिंग वाला तो था ही कि फादर और मदर दोनों का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गया था। तो पहले मैंने नेचुरल फार्मिंग से स्टार्टअप किया मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम्हें जो करना है करो। और मेरी उसके बाद मेरी 2 बच्चियाँ भी है अभी। तो मैंने नेचुरल फार्मिंग में स्टार्टअप किया। जीवन उधर हम SPNF में ज्वाइंट हुए। राज्य गवर्नर के साथ हम जो भी कार्यक्रम है उसमें हम जाते हैं। पहले गांव में जैविक खेती की शुरुआत की, फिर उन्हें ड्रोन दीदी के नाम की सरकारी योजना के बारे में पता चला। आशावेन ने आवेदन किया और इनका सिलेक्शन हो गया। 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए फिर पुणे भेजा गया। यहाँ ड्रोन उड़ाना, इसके जरिए दवा और खाद का छिड़काव करना सिखाया गया। उन्हें ड्रोन पायलटिंग का सर्टिफिकेट मिला। साथ में 15 लाख का ड्रोन और दवा छिड़कने वाली इलेक्ट्रिक रिक्शा मुफ्त में दी गई। आज ड्रोन की मदद से आशावेन कई दिनों का काम कुछ मिनटों में कर लेती हैं। ऐसी फसल में तो हम कर ही नहीं सकते ना, तो उसमें ड्रोन बहुत काम आता है। जो फसल है बहुत ऊंची हो, उनमें हमें ड्रोन से 3 मिनट में हम 1 एकड़ में कर देते हैं। तो उनपे भी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। और पहले मेरी आवक की बताए तो मेरी कोई आवक ही नहीं थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर थी, घर पे थी। तो फिर मैंने अब ड्रोन आया तो मेरी आवक या मैं अपने किसी के पास हमें नहीं लेना पड़ता पैसा। मैं अपने निर्भर हूँ। मैं खुद का काम खुद कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छी आवक मिल रही है। आशावेन को इस ड्रोन से अच्छी आमदनी भी हो रही है। वो आसपास के गांव में जाकर प्रति एकड़ 300 रुपए के हिसाब से दवा का छिड़काव करती है। इस तरह ड्रोन के जरिए दवा का छिड़काव कर उन्हें रोजाना हजारों रुपए की आमदनी हो रही है। ड्रोन की वजह से हम 1 एकड़ में 3 मिनट में स्प्रे कर देते हैं। तो अब हम पहले ड्रोन नहीं थे, ड्रोन जब नहीं आए थे तब हमें लेबर रखना पड़ता था। जो लेबर पूरा दिन छिड़काव करता था तब 1 एकड़ में होता था और उनका 300 रुपया लेता था। और हम ये 1 बीघे के लिए 150 में हम कर देते और फिर 3 मिनट में। तो लेबर और समय में हमें बहुत फायदा होता है। आर्थिक रूप से इतने सशक्त है कि परिवार की मदद कर सकती है, बच्चों का भविष्य संवार सकती हैं। आशावेन ने बाकायदा ड्रोन दीदी बनकर गांव की महिला और पुरुषों को कुछ नया करने की आशा दी है। बनासकांठा से परेश पडियार के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।